नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। कैसे हैं आप सब? आज विद्युत रसायन का ये अंतिम टॉपिक हो सकता है, लास्ट टॉपिक हो सकता है। और कल आपकी क्लास में करवाऊंगा, इसी समय पर होगी। और कल हम इस टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगभग मैं 30 से 35 प्रश्न इसके लेकर के आऊँगा। और आप इस टॉपिक को, ये शायद तीसरी क्लास है, 2 क्लास इसके पहले हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने आज एक और नया इनोवेशन इसके अंदर किया है। मैंने इस टॉपिक के ऐसे 5 से 8 पॉइंट निकाले हैं जो एग्जाम में बहुत रिपीटेड रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल से ऐसे बेसिक से प्रश्न जो हर बार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हमने उन प्रश्नों को आज यहां पर देखने का काम किया है। तो है ना। अनुरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, मोनू गुड मॉर्निंग भैया, मिस्टर खान साहब हेलो, गुड मॉर्निंग, मनोहर गुड मॉर्निंग भाई। और सभी दोस्त जुड़ जाइए ताकि हम इस क्लास को जल्दी से शुरू करें। बहुत बढ़िया। निर्मल जी गुड मॉर्निंग, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, एक बार बता दीजिए। निर्मल जी गुड मॉर्निंग, सिंह साहब गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। नेहा गुड मॉर्निंग, आदित्य गुड मॉर्निंग, है ना। अरुण जी गुड मॉर्निंग, बिट्टू गुड मॉर्निंग भाई, यश गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। ठीक है, महेंद्र हिमांशु गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देखो, कल तक हमने विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा। उस इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने भैया आर्हीनियस ने जो थ्योरी दी उसको पढ़ा, फेराडे का पहला नियम पढ़ा और फेराडे का दूसरा नियम पढ़ा। एक्चुअल में ये जो इन्होंने विद्युत अपघटन के बारे में इतनी जानकारी दी, ठीक है। एक सावन भैया कह रहे हैं कि सर क्लास का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कल मैंने क्लास में बताया था कि सुबह विनय सर की मैराथन चल रही थी, इस कारण से आपकी क्लास बंक न हो, आपकी क्लास किसी कारणवश से बाधित न हो, इसलिए मैंने कल शाम को 6 बजे क्लास लगवाई थी। ठीक है, बाकी आपकी क्लास का समय 11 बजे है, शाम की 8 बजे आपकी दूसरी क्लास चलना शुरू हो गई थी, इसलिए है ना। ये देखो, होता क्या है कि मेरी क्लास सिर्फ AWTPO में चल रही है ना। बाकी दूसरी क्लास तो सभी में चल रही होती है, तो इस कारण से वो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी शाम की 8 बजे, तो हमने 11 बजे का टाइमिंग इसका परमानेंट कर लिया है ना। जो आपकी लगभग ये समझिए आज 4 तारीख हो गई है, तो है ना 14-15 तक हम अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए। नहीं बेटा निर्मल, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मेन रोल होता है। चलिए, केमिस्ट्री AWTPO की क्लास ये सारी ही करनी है क्या, जो पीछे पढ़ा दिया है? हाँ बिल्कुल बेटा मोनू, बिल्कुल आपको वो करना है। ठीक है, और खासकर जो अभी चल रही है ये तो करना ही है, और पुराना भी पार्ट आपको करना है। ठीक है, आ जाइए प्यारे दोस्त। विद्युत, देखो सबसे पहले विद्युत अपघटन का यूज कहाँ किया जाता है? आपने अक्सर देखा होगा, एक वो पढ़ा होगा, है ना, कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि सर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, है ना। आपने ये सुना होगा अक्सर, या फिर बहुत से लोगों से ये सुना होगा कि भैया सोना जो होता है ना, चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ा के बेच दिया साहब। तो एक पतली परत धातुओं पर चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है? संक्षारण, जंग को रोकने के लिए। तो प्यारे दोस्त, विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, निम्न कोटि की धातु को, निम्न कोटि का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि वो घटिया किस्म की धातु है। निम्न कोटि का मतलब यहां पर इस बात से हुआ प्यारी दोस्त कि ऐसी धातुएं जो मुख्य रूप से क्या कर सकती है, संक्षारण जिनका हो सकता है। संक्षारण का मतलब कोरोजन, इंग्लिश में कोरोजन कह सकते हैं। तो ऐसी धातुएं जिनका संक्षारण होता है, जिनका कोरोजन होता है ना। तो निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने, जैसे चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ा दे कितनी अच्छी दिखेगी कि हाँ सर, जैसे लोहे के ऊपर अपन कलर कर देते हैं कितना अच्छा दिखता है कि हाँ सर, उसी तरह से बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं जिनके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं ना, तो वो सुंदर दिखने लगती है। जैसे कभी कभी लोहे के ऊपर भैया एक स्टेनलेस स्टील की परत चढ़ा देते हैं, लेकिन जब जंग लगता है तो पता चलता है अरे यार, जैसे वो बर्तन आते हैं बहुत सारे, कितने सुंदर दिखते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। तो जितनी भी ऐसी धातुएं हो गई जिनको सुंदर बनाने के लिए या संक्षारण से बचाने के लिए उनके ऊपर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसके लिए विद्युत लेपन किया जाता है। विद्युत लेपन का मतलब सर क्या होता है? देखो, होता क्या है, जैसे मान लीजिए जिस धातु पर लेपन चढ़ाना है एक उसको यहां पर रख देंगे, और दूसरा जिस धातु से लेपन चढ़ाना है उसको, है ना। अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसकी एक पतली लेयर इसके चारों ओर धीरे 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 जमना शुरू हो जाती है। बाद में इसको पॉलिश कर लेते हैं, और इसके कारण से क्या हो जाता है, वो धातु सुंदर दिखने लगती है,
और संचारण से भी वो क्या हो जाती है, बच जाती है। अनीता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, है ना। आइएगा, तो विद्युत लेपन में निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की पतली स्तर चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग a thin layer of high grade metal on a low grade metal to protect it to, है ना, या make it attractive, it's called electroplating। मैंने अभी आपको एक वर्ड पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ाया। आप सभी साथी मेरे साथ में एक बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो अभी हमने पढ़ा उसको आंख बंद करेंगे और जैसे ही मैं कहूंगा खोल लेना है। कल एक बच्चे कह रहे थे कि भैया आंख खोले या नहीं खोले, ठीक है, आंखें बंद करना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सोचो जो मैंने अभी समझाया उस चीज को अपने अंदर से निकालने का प्रयास करो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम बात करें तो कोई ऐसी धातु जो निम्न कोटि की, मतलब जिसका संचारण हो सकता है, जो दिखने में अच्छी नहीं हो, उस धातु के ऊपर एक अच्छी धातु जो आसानी से किसी से क्रिया नहीं करे या जो सुंदर होती है या उच्च कोटि की जो मेटल होता है उसकी लेयर को चढ़ाना, एक पतली सी लेयर उस पर चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्त याद रखना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब आप आंखें खोल सकते हैं। अब एक बार आप अपने आप से बोलकर देखिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। मैंने उसको हटा दिया। क्या होता है, एक ऐसी धातु, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा ऐसी धातु जिसका संचारण होता हो, ऐसी धातु प्यारे दोस्त याद रखिएगा जो अच्छी नहीं दिखती हो उसको सुंदर दिखाने के लिए। जैसा आपने बहुत सी बार मूवीज में देखा होगा, ये मूर्ति जो है हमने गोल्ड की बना, वो गोल्ड की मूर्ति नहीं है, उस मूर्ति के ऊपर गोल्ड की एक पतली परत चढ़ा दी। परत चढ़ा दी मतलब अब वो ऐसा कह रहे हैं कि 24 भाई साहब अगर 100 किलो की मूर्ति अगर बनाओगे तो कंगाल हो जाओगे, है ना। आपने देखा होगा बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि भाई साहब दुबई में, है ना, ये जो शेख है इन्होंने अपने दरवाजे गोल्ड के बना रखे हैं। प्योर गोल्ड के दरवाजे भाई साहब 50-50 100 किलो के तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का विद्युत अपघटन से क्या लेना देना है, मुझे एक बात बताओ। अब मैं आपसे कहता हूं आपने खाना खाया, ठीक है, तो मैं आपसे खाने की बात कर रहा हूं, मैं आपके कहता हूं मैं आपके मुंह में दांत होंगे तो आप अच्छे से खाना खा, तो आप कह रहे सर मुंह का खाने से क्या लेना है, भाई खाना मुंह से ही खाया जाता है। इसी तरह से अगर किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं दोस्त याद रखिएगा, विद्युत का लेपन कर रहे हैं। नाम में ही क्या लिखा है, विद्युत लेपन, है ना। क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत द्वारा लेपन किया जा रहा है। मतलब उसके ऊपर जो लेयर चढ़ रही है ना वो बिना विद्युत के नहीं हो सकती, है ना। लो और हाई ग्रेड मेटल का क्या होता है, जैसे दोस्त मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने बहुत अच्छी एक चीज पढ़ी होगी कि गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण आपने कई बार पढ़ा है। लोहा जो होता है आयरन, इसके ऊपर हम किसकी परत चढ़ाते हैं, कि सर जिंक की परत चढ़ाते हैं। लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की। अब लोहा तो कहीं भी मिल जाता है सरलतम रूप में, मतलब निम्न कोटि का मतलब ये हो जाता है कि यहां पर उसकी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, है ना। वो सस्ता या महंगे की बात नहीं कर रहे हैं, गुणवत्ता, गुणवत्ता जिसकी कम होती है। जैसे लोहा, नमी अगर कहीं मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई तो ये क्या पकड़ लेगा, जंग पकड़ लेगा कि हाँ भैया। ये जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर हम किसकी लेयर चढ़ा रहे हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक आसानी से क्या होता है, पानी से या नमी से क्रिया नहीं करता, तो इस लोहे को जंग से बचाने के लिए हम इसके ऊपर किसकी परत चढ़ा रहे हैं, जिंक की परत चढ़ा रहे हैं। बात समझ में आई। तो एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इसके लिए विद्युत अपघट्य का, है ना, या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। बिना विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ भी पहले नहीं पढ़ा बेटा राजकुमार, है ना। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कुछ भी पहले नहीं पढ़ा तो आप गलत बोल रहे हैं। ये 11th-12th की केमिस्ट्री है, 11th और 12th की केमिस्ट्री। और अगर आप AWTPO देते हैं तो हम आपको 11th-12th के बाहर कुछ नहीं पढ़ा रहे। तो आप 11th-12th साइंस से पास आउट करके आए हैं, AWTPO का आप फॉर्म भर सकते हैं और ये वहीं से तो हम पढ़ा रहे हैं। तो आप ये मत बोला करें हमने ये कभी वर्ड ही नहीं सुने, हमने इनको देखा ही नहीं। या तो फिर आपने 11th-12th अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसका एक कारण ये हो सकता है, या दूसरा ये हो सकता है कि सिर्फ वो होता है ना, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, हम पास होने के लिए पढ़ते हैं, हमें मतलब ही नहीं। जैसे हम 11th-12th पास करते हैं उसमें क्या सब्जेक्ट में था हम भूल ही जाते हैं, है ना। एज इट इज मैंने भी यही किया है, आप भी वही करते हैं, और वही चीज हमारे बाद में जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वही हमारे सामने आती है ना। तो दोस्त उम्मीद है बेटा विपिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये लो और हाई क्या होता है। लो और हाई मतलब ये रिएक्शन वायुमंडल में कैसे सर्वाइव करेंगे। चलो आपने पहला उपयोग पढ़ा विद्युत अपघटन का। दूसरा होता है इलेक्ट्रोटाइपिंग। सर ये इलेक्ट्रोटाइपिंग क्या होता है, ठीक है, कि सर हमारी एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। एग्जाम में प्रश्न आएगा विद्युत अपघट्य का उपयोग निम्न में से क्या नहीं है। पहला हो जाएगा आपके ऑप्शन में भैया, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक हो जाएगा इलेक्ट्रोटाइपिंग, है ना। इसी तरह से एक ऑप्शन में और हो जाएगा भैया क्या, है ना, याद रखना इलेक्ट्रोमेलर्जी,
है ना, धातु कर्म, धातु को प्राप्त करना, मैंने आपको पढ़ाया था, आप याद रखिए, सोडियम पोटेशियम को जब मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, एसिड बेस और सॉल्ट, मैंने आपको कहा था कि NaCl से सोडियम की प्राप्ति विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा प्राप्त की जाती है। ये हाँ सर पढ़ाया था। तो ये 3 हो जाएंगे, चौथा जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। चलो हम बात करते हैं विद्युत मुद्रण क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं, क्या प्यारी दोस्त मुझे एक बात बता दो, आप सभी को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, विद्युत लेपन सभी को समझ में आ गया, विद्युत लेपन समझ में आ गया तो हाथ ऊंचा कर दो कि हाँ भैया। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं दोस्त, इस क्लास को आप कम से कम 2 बार कर लेना, आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैंने पढ़ाने का तरीका बहुत बदल दिया है, हर चीज को 2 से 3 बार समझाना, फिर उसी के बाद में आप ही से आंखें बंद करके आपने क्या सीखा उसको बाहर निकलवाना, है ना। इससे आपकी जो एफिशिएंसी है याद करने की वो बढ़ जाती है। चलिए दोस्त, क्या आप सभी को, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया। चलो बहुत बढ़िया, दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर में क्या आता है दोस्त, याद रखना, है ना, एक हम पढ़ेंगे विद्युत मुद्रण, एक पढ़ेंगे, है ना, याद रखिएगा, धातु शोधन। क्या पढ़ेंगे? धातु शोधन। सबसे पहले विद्युत मुद्रण क्या होता है। मुद्रण जैसे ही वर्ड आता है 2 चीजें समझ में आती है, एक तो वो आता है टाइपिंग, है ना, तुम कैसा हो, तुम कैसी हो, आप लिखते हो ना कि हाँ सर, है ना, वो वाली। अब दोस्त दूसरी चीज एक क्या आती है, मुद्रा, मुद्रण मतलब पैसा, समझ में आता है, 2 चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर जो मतलब है, न तो वो वाला टाइपिंग नहीं है यहां, ठीक है दोस्त, वो वाला टाइपिंग नहीं है। देखो होता क्या है ना, विद्युत मुद्रण में, मुद्रण उद्योग में काम आने वाले, मुद्रण का मतलब जो टाइपिंग इंडस्ट्री होती है ना दोस्त, याद रखना, उनके जो ब्लॉक बनते हैं जिनसे वो, जैसे कि आपने देखा होगा वो थर्ड 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 कीबोर्ड पे होता है ना, पहले पुराने समय में वो टाइपिंग करने के लिए ऐसे आते थे, है ना, वो कभी अपन कोर्ट कचहरी जाते थे तो वो टाइप करते थे ऐसे टक 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 के, हाँ सर करते थे। वो जो टाइप करते थे ना, उनके आगे एक मेटल लगा होता था, उस मेटल में इंक लगती थी, वो उसको छापता था, पट A B C D, इस तरह से वो छापने का काम करता था कि हाँ सर। तो उन उद्योगों के अंदर जो ब्लॉक बनते थे ना, ब्लॉक, उन ब्लॉक को बनाने के लिए जिस मेटल का उपयोग किया जाता था वो इलेक्ट्रो टाइपिंग मेथड से बनाए जाते थे। सर क्यों? नॉर्मल भी बना सकते हैं हम तो, लोहे को काट कर ये बना लिया। देखो ऐसी मशीनें अक्सर महंगी आती है, क्या आती है? महंगी। और अगर मान लीजिए मैं ऐसी मशीन बना रहा हूं, मैंने लोहे को काट करके उसको लगा दिया कि कोई भाई ए टाइप करेगा तो उससे ए छप जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या वो लोहे को टाइप करके अगर मैं वहां पहुंचा दूंगा, है ना, उसको लगा करके, तो 1 साल 2 साल में वो जंग लग करके खराब होगी कि नहीं मशीन? कि सर हो जाएगी। लेकिन ऐसे जो टाइपराइटर आते हैं वो तो बरसों चलते हैं, कोई कहता है हमने 15 साल पहले लिया था, हमने 20 साल पहले लिया था, कि हाँ सर बात तो सही है। तो उनको अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए, है ना, एक विशेष पद्धति से गुजारा जाता है, उसे कहते हैं विद्युत मुद्रण या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जितनी भी टाइपिंग, याद रखिएगा, इंडस्ट्री होती है, इलेक्ट्रो टाइपिंग ब्लॉक यूज इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। जितने भी प्रिंटर होते हैं उनके अंदर अगर किसी विशेष धातु का उपयोग किया जा रहा है तो उसको बनाने के लिए जो ब्लॉक होते हैं, है ना, जिनके माध्यम से टाइपिंग होती है, उन ब्लॉक्स को किससे बनाया जाता है? इलेक्ट्रो टाइपिंग से। अब देखो आंख बंद करिए, फिर से जवाब देने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रो टाइपिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग में देखो सर, टाइपिंग वर्ड आ गया, हमको समझ में आ गया, तो टाइपिंग के लिए जो ब्लॉक बनते हैं ना, वो इलेक्ट्रो टाइपिंग से बनाए जाते हैं, खत्म। अब आप खुद बोलने की कोशिश करिए। AW लेवल के प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें प्लीज बताइए, मैं खुद ही करवा रहा हूं बेटा। पिछले कैटेलिस्ट और आपका जो केमिकल वाला चैप्टर था उसके मैंने 75 प्रश्न करवाए। ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके मैं 30 से 35 प्रश्न करवाऊंगा। फिर एक टॉपिक होगा तो उसके भी मैं 30-35 प्रश्न कराऊंगा। तो ये जैसे ही आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 300 से लगभग 400 प्रश्न तो मैं ही आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, अलग से कोई बुक नहीं आती इसकी, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री AWTPO के लिए क्लास पर्याप्त है। चलिए, बहुत बढ़िया। अंकुश जी, मैंने आपको कल भी जवाब दिया था कि आप शुरू से क्लास को लीजिए, बीच मत लीजिए। अगर आप AWTPO की तैयारी कर रहे हैं, शुरू से क्लास को लीजिए, कोई दिक्कत आए तो आप पूछते रहिएगा, ठीक है। अगला आता है धातुओं के विद्युत शोधन में। सर ये क्या होता है? जैसे आप देखो, मैं ना आपको एक चीज बताता हूं, है ना, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आपको शायद कभी समझ में आए अच्छे से।
चलिए, ठीक है, वो इमेज ही नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, मैं वापस से एक बार देखता हूँ, कभी मिल जाए तो। मुझे जो इमेज चाहिए आपको समझाने के लिए, वो इमेज मुझे नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इमेज ही नहीं दिख रही वो। जैसे आपने जंग लगा हुआ लोहा देखा होगा, या बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, उसमें क्या करते हैं कि कोई इंडस्ट्री होती है, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो उन बर्तनों को जब वो आकार देते हैं तो उन पे जंग लगा होता है, तो उनको वो क्या करते हैं, केमिकल के अंदर डालते हैं, और जैसे ही निकालते हैं तो उसके ऊपर अब अशुद्धि जितनी लगी होती है वो सारी गायब हो जाती है। कि हाँ सर, ये हमने देखा है। ऐसा बहुत सी जगह उपयोग करते हैं। कई धातुएं, जैसे तांबा, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत हो जाती है, उसको एक केमिकल के अंदर डालते हैं, वहां पर विद्युत अपघट्य होता है, तो उसके ऊपर की जो अशुद्धि होती है वो गायब हो जाती है, प्योर तांबा आ जाता है। चांदी, सोना इत्यादि विद्युत अपघटन द्वारा ही शुद्ध रूप से प्राप्त किए जाते हैं, तो इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। मतलब अगर इनके आसपास में कभी कोई अशुद्धि लग जाए तो इनको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? विद्युत अपघटन। कौन सा होता है? विद्युत अपघटन होता है। दोस्त याद रखिएगा। तो धातुओं के विद्युत शोधन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो धातुएं जो होती हैं अगर इनके ऊपर कोई अशुद्धि लग जाती है तो इस प्रकार के बड़े चेंबर बने होते हैं जिनमें केमिकल होता है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। इस केमिकल के अंदर इन धातुओं को डाला जाता है, इधर से विद्युत धारा, भाई कैथोड और एनोड दो चीजें होती हैं, जो अशुद्धि होती हैं वो इनकी ओर चली जाती है, और मेटल जो होता है वो शेष बच जाता है, धातु यहां पर स्पेसिफिक बच जाती है। तो इससे क्या होता है, देखो धातुओं के शोधन में धातुओं के ऊपर जो लगी हुई अशुद्धि होती है ना, जो भी चीजें, जैसे कि हम तांबे के ऊपर हो गई, है ना, सोने के ऊपर हो गई, इनकी अशुद्धियों को क्या करने के लिए दोस्त? हटाने के लिए, है ना दोस्त, याद रखिएगा, है ना। इनको क्या करने के लिए? हटाने के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इनमें हल्का हल्का अंतर होता है दोस्त, याद रखिएगा। आप सोचिए सर पहले वाला होगा, पहले वाले में बना रहे थे, सर उसके पहले वाला होगा, उसके पहले वाले में हमने भैया क्या पढ़ा था? विद्युत लेपन, ऊपर परत चढ़ा रहे थे। दूसरे वाले में हमने उस पर्टिकुलर ब्लॉक को बनाया था। तीसरे वाले में हमने उस धातु को साफ करके अलग किया है। तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो एक का उपयोग एक से अधिक तरीके से किया जा सकता है। जैसे पेन, पेन का उपयोग आप केमिस्ट्री के नोट्स बना सकते हो, आप मैथ्स के नोट्स बना सकते हो, तो एक ही पेन है लेकिन क्या बन रहे हैं? नोट्स, है ना। लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज क्या है? अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स बन रहे हैं। कॉमन क्या था? पेन। इन सभी अलग अलग प्रकार की चीजों में कॉमन क्या है? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस कॉमन है। तो ये चीज आप यहां ध्यान रखिएगा। टाइपिंग से बनाना बुक्स में चार्ज फ्लो होगा? अरे भाई साहब, किताबें नहीं, आप सुनते नहीं हो बेटा। हिमांशु, तुम्हारी सबसे गंदी आदत मैं बताता हूं, तुम कमेंट बहुत करते हो और समझते नहीं हो किसी चीज को। मैंने अभी यहां पर विद्युत मुद्रण में यह बोला कि जिनसे चीजें छपती है ना, वो छापने वाले ब्लॉक बनते हैं विद्युत मुद्रण से, है ना, न कि किताबें इलेक्ट्रिक से बन रही। किताबों का तो वर्ड ही मैंने यूज नहीं किया। मुद्रण मतलब प्रिंटिंग वाला, तो आपने खुद ही किताब वर्ड ऐड कर लिया। कंफ्यूजन होता नहीं है, हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। भाई किताब में कहां से? भाई मैंने बोला क्या किताबें? मैंने ये बोला कि जो चीजें छापने के लिए ब्लॉक होता है। मैंने आपको टाइपराइटर बताया, मैंने ये थोड़ी बोला किताब छापने में विद्युत मुद्रण का यूज कर रहे हैं। किताब छापने में क्या कर रहे हैं बेटा? उनके ब्लॉक बनाने। ब्लॉक मतलब जिससे उनकी छपाई होती है वो ब्लॉक बनते हैं। छपाई का काम प्रिंटिंग प्रेस का होता है, वो अलग चीज है ना, वो नहीं आएगी यहां। तो धातुओं के विद्युत शोधन में हमने दो चीज पढ़ी। पहला पढ़ा विद्युत मुद्रण, है ना। आप आंखें बंद करेंगे, विद्युत मुद्रण को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रो टाइपिंग कहते हैं। इलेक्ट्रो टाइपिंग, आंखें बंद करेंगे आप सभी, मैं नहीं करूंगा, यहाँ लाइट बहुत है, मुझे फिर दिखता नहीं है 2 मिनट तक। ठीक है, इलेक्ट्रो टाइपिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रो टाइपिंग में क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा। पहली चीज क्या हुई कि जितने भी टाइपिंग के जो मुद्रण करने वाले, प्रिंटिंग वाले जो ब्लॉक होते हैं ना, उन ब्लॉक को बनाने के लिए, है ना दोस्त, याद रखिएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो ब्लॉक बनते हैं प्रिंटिंग प्रेस के, है ना, प्रिंटिंग प्रेस में ब्लॉक क्या करते हैं? छापने के काम आते हैं। उन ब्लॉक को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, उन्हें के लिए इलेक्ट्रो टाइपिंग का या विद्युत मुद्रण का उपयोग किया जाता है। ओके। दूसरा, धातुओं के विद्युत शोधन में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो धातु के विद्युत शोधन में कैसे? जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये धातुएं कभी कभी क्या हो सकती है? किसी अशुद्धि के साथ पाई जा सकती हैं कि हाँ सर, अगर हमें शुद्ध सोना, शुद्ध तांबा या शुद्ध चांदी प्राप्त करनी है तो हम क्या करते हैं?
हम लोग यहां पर विद्युत शोधन की प्रक्रिया को या धातु के द्वारा विद्युत शोधन की प्रक्रिया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल की प्रोसेस को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अशुद्धियां हट जाती हैं और शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती हैं। क्या बेटा ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं? चलिए बेटा आदित्य मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं, ठीक है, आप घबराइए मत। आप पहले मेरा एक बार सिलेबस तो हो जाने दीजिए, मैं आपके लिए और भी अच्छे प्रश्न निकाल कर लाऊंगा, ठीक है। बेटा आदित्य पहला एक बार सिलेबस हो जाने। मान्यता, बड़ा प्यारा नाम है, चलो क्लियर, बहुत बढ़िया। निर्भय जी क्लियर, विपिन सर यस सर यस सर। अब मजा आने लगा है, अब मुझे ना आप लोगों से वो कहते हैं ना एक मोहब्बत सी होने लगी है ना। अब आपके जवाब ये नहीं आ रहे सर नहीं समझ में आया। एक बच्चा भी अगर ये कह देना नहीं आया तो वास्तविकता में हम वापस से वहीं जाना होता है हमको, है ना। तो मतलब मजा आ रहा है। अगर ऐसी अगर आप मेहनत हमारे साथ करते रहे ना तो दूर नहीं AWTPO, याद रखिएगा। चलो फिर अगला उपयोग विद्युत के धातु कर्म में विज्ञान में, सर ये क्या होता है, ठीक है दोस्त याद रखिएगा। अगला यूज कहां होता है, ठीक है, मैंने इनकी डिटेलिंग इसीलिए तो लिखी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इसे हम क्या कहते हैं पता है, एक शॉर्ट लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। कि किन धातुओं की प्राप्ति विद्युत अपघटन से होती है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। दोस्त याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, है ना। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये धातुएं कभी भी हमें मुक्त रूप में प्रकृति में नहीं मिलती। जैसे आप दुनिया में खोद खोद के मर जाओ, ढूंढ ढूंढ के मर जाओ, आप कहें कि मुझे सोडियम कहीं खुला हुआ मिल जाए, नहीं मिलेगा भाई साहब। ये सोडियम शुद्ध अवस्था में मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है, केरोसिन के अंदर होता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे कि ये NaCl होता है ना, इसको एक विद्युत अपघट्य के अंदर डाल देते हैं, है ना। इसके दो एनोड होते हैं, तो भैया जो कैथोड होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है कि सर नेगेटिव, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है कि भैया पॉजिटिव। अब देखो ये NaCl को जब हम इसमें डालते हैं तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है कि सर पॉजिटिव। तो Na जो है ना वो कैथोड के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और क्लोरीन किसकी ओर, एनोड की ओर। तो इस कैथोड के ऊपर जो धातु इकट्ठा हुई हम उसे अलग कर लेते हैं। तो सोडियम को प्राप्त करना, पोटेशियम को प्राप्त करना, तो धातुओं की प्राप्ति है ना, या धातुओं को सेपरेट करने के जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है धातु कर्म, मेटलर्जी कहा जाता है। तो धातुओं को प्राप्त करना, मेटल को प्राप्त करना क्या कहलाता है, धातु कर्म। और विद्युत से उसे प्राप्त किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो धातुओं की प्राप्ति को क्या कहा जाता है हिंदी में, धातु कर्म, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटलर्जी। और ये काम किससे हो रहा है, विद्युत अपघटन। हमने अपघटन हटा दिया और आगे क्या जोड़ दिया, विद्युत, और विद्युत धातु कर्म बना दिया। तो मतलब विद्युत धातु कर्म से या इलेक्ट्रोमेटलर्जी से जिन धातुओं की प्राप्ति होती है वो कौन कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इन धातुओं के किन से प्राप्त होंगे, ये NaCl क्या था, NaCl सोडियम का एक यौगिक था। तो इन यौगिकों का हम कंपाउंड का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, है ना। क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। भैया केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट, बेटा AWTPO का जब टाइम आएगा ना तो उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, मत घबराइए आप, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपकी मैराथन टाइप की क्लास लगा लूंगा, हर टॉपिक के 50 प्रश्न उठा लेंगे और लगभग 10 टॉपिक है भाई साहब हम निराकरण कर देंगे आपका, मत घबराइए। कभी ऐसा हुआ तो अगर नहीं हुई क्लास तो मान लीजिए मैंने 30 है ना 15 से 20 प्रश्न भी एक टॉपिक के उठा लिए, 25 उठा लिए, तो 25 × 10 250 प्लस प्रश्न बनेंगे। कितने बनेंगे, 250, और वो 250 प्रश्न रहेंगे। अगर उनमें मैं 2-2 पॉइंट भी एक्स्ट्रा बताता गया तो वो कितने हो गए, 25 दूना 50 हो गए, है ना। 2 पॉइंट अगर एक्स्ट्रा बताए तो कितने हो गए, 750 से 1000 पॉइंट हो गए। ये हो गया काम हमारा, थ्योरी प्लस, आप घबराइए मत, हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो विद्युत धातु कर्म क्या होता है, विद्युत धातु कर्म मतलब इलेक्ट्रिक मेटलर्जी का मतलब ही क्या हुआ, धातुओं की प्राप्ति करना। धातुओं की प्राप्ति किससे की जाती है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर उसका कंपाउंड या यौगिक को डाला जाता है, वो यौगिक टूट जाता है। जैसे कि हमने NaCl को डाला तो सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। इसी को कहा जाता है दोस्त क्या, है ना, धातु कर्म विज्ञान। चलो एक बार आप आंखें बंद करेंगे और जवाब देंगे, इलेक्ट्रिक मेटलर्जी क्या होता है।
हमारे सर ने हमें अभी बताया। इलेक्ट्रिक मेटलर्जी मतलब विद्युत धातु कर्म, धातु कर्म का मतलब धातु प्राप्त करना, और विद्युत मतलब कि यहाँ विद्युत अपघट्य से धातु की प्राप्ति हो रही है, ये चीज मैंने आपको बताई है ना। यहां पर हम इलेक्ट्रिक मेटलर्जी की अगर बात करते हैं तो हम किसी यौगिक जैसे कि NaCl, जैसे कि भैया MgOH ट्वाइस है ना, इन यौगिक या कंपाउंड का जब हम क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य करते हैं, तो धातुएं जो होती हैं वो पृथक हो जाती हैं, और इनके साथ में भैया जो यौगिक होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे NaCl में से Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो हम इनकी प्राप्ति विद्युत अपघट्य के माध्यम से कर सकते हैं। कौन कौन सी धातुएं? फॉर द एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, हम इन सभी की प्राप्ति विद्युत अपघट्य या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर विद्युत धातु कर्म या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक मेटलर्जी के माध्यम से करते हैं। क्या आप सभी ने भी मेरे साथ यही चीज दोहराई आंखें बंद करके? और अगर ये आपको समझ में आ गया तो यस भैया लिख दीजिए। दिल्ली पुलिस वाले ले सकते हैं, कोई काम का नहीं है बेटा दिल्ली पुलिस वालों के लिए, और दिल्ली पुलिस में क्लास ही नहीं चल रही है। आप ना बेटा विजय AWTPO की क्लास में आकर के आपने एक बेच का ले रखा है AWTPO का, आप पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए ले लें। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ किस में चल रही है? AWTPO में चल रही है, और आप पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए ले लूं। बेटा नहीं काम आएगा दिल्ली पुलिस में। यहां भी क्या लिखा है देखो, AWTPO, क्या लिखा है? AWTPO। तो स्पेशली मैंने लिखवा दिया ऊपर ताकि आपको द्वंद नहीं हो, ये स्पेशली। बाकी जिनके ऊपर AWTPO नहीं लिखा है वो तो AWTPO वालों को भी लेना है और दिल्ली पुलिस वालों को भी लेना है, लेकिन ये नहीं लेना है। चलो बहुत बढ़िया, अगले पर आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो, धातुओं के तुल्यांकी भार ज्ञात करने के। सर ये समझ नहीं आया, मुझे एक बात बताओ। जैसे मैं आप है ना, मैं हूं, मैंने अपने पास में ये भी रख लिया, ये भी रख लिया है ना, मैंने ये रिमोट भी रख लिया, मैंने डायरी भी रख ली। अब मैं खड़ा हो जाता हूं किसी है ना, किसी तराजू के ऊपर, मेरा वजन मान लीजिए 78 किलो निकलता है। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, और फिर मैं खड़ा होता हूं, मेरा वजन निकलता है 75। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मेरे पास जितनी भी अशुद्धियां थी मैंने उन सबको हटा दिया, उसके बाद मैं शुद्ध रूप में आया। तो शुद्ध रूप में जब आया तो भैया मेरा वजन प्राप्त हुआ एज इट इज धातु। यही चीज है, आप अगर इसको इस तरह से अपनाओगे तो सोडियम प्राप्त हुआ, फिर सोडियम का वजन कर लीजिए कि उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो भाई धातुओं के तुल्यांकी भार ज्ञात करने में विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड टू फाइंड द, है ना, याद रखना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो ये जैसे NaCl था, तो NaCl में से Na अलग हुआ तो ही तो हमें Na का द्रव्यमान पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? जब NaCl जब तक साथ में होंगे उसका वास्तविक द्रव्यमान हमें पता चलेगा क्या सोडियम का द्रव्यमान कितना है? पहली बार तो किसी वैज्ञानिक ने सोडियम का द्रव्यमान बताया होगा ना, तो वो इसी पद्धति के थ्रू, जैसे मैंने अपने पास से डायरी अलग रखी, रिमोट अलग रखा है ना भैया, जो आपका है ना भाई, आपके कमेंट्स ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास माउस है उसको अलग रखा, और पेन को अलग रखा। ये सारी चीजें जब तक मेरे पास में थी मेरा शुद्ध वेट था क्या? सर नहीं था। तो भाई सिंपल सी बात, क्या ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया? बता दीजिए, ये आ गया हो तो मैं अगली स्लाइड पर चलता हूं। ठीक है अनु जी, आ गया सर। मैं स्वास्तिक ठाकुर हूं, मुझे सब समझ आ रहा है भैया, बड़ी अच्छी बात है स्वास्तिक जी। चलो मिंत्रा जी यस सर, नेहा जी यस सर, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वाला पार्ट आप सभी को समझ में आया। अगले पे आते हैं, रासायनिक यौगिक के निर्माण में। सर रासायनिक यौगिक कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको एक देखा होगा, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया था, मैंने क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था कि हाँ सर हमको याद है वो बेहोश करने वाला ना, कि हाँ। मैंने आपको सोडा पढ़ाया था, सोडा वाटर जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कि हाँ सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पढ़ाया था क्यों, साबुन में, कि हाँ सर। ये सब नाम हमने पढ़ चुके हैं। तो ये नाम आपने अक्सर देखे हैं, या तो मैंने इनको मेडिसिन सेक्टर में कहीं ना कहीं ये नाम पढ़ा रखे हैं। आप देखो इनको, मैंने आपको क्या क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था, कि हाँ सर। मैंने आपको सोडा, सोडा वो होता है ना भाई साहब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कि हाँ सर। कास्टिक सोडा NaOH पढ़ाया है, कि हाँ सर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2A2 वो घाव साफ करने में, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने में। आयोडोफॉर्म पढ़ाया है? नहीं पढ़ा है तो केमिकल इन ह्यूमन लाइफ देख लेना, वहां पर पढ़ा रखा है आयोडोफॉर्म, घाव वगैरह हो जाते हैं तब। एथेन मैंने आपको पढ़ाया है, एसिटिलीन मैंने आपको पढ़ाया। ये सब जो होते हैं ना, इनको तैयार करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। तो रासायनिक यौगिक के निर्माण में विद्युत अपघटन द्वारा अनेक औषधि, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, हमने जितनी मेडिसिन पढ़ी थी ना, है ना, दोस्त याद रखिए। सर इस टाइम कितने बच्चे हैं क्लास में? बेटा इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ आप अकेले ही देख रहे हो और कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आप अकेले हो, ठीक।
चलो, क्योंकि इससे क्या होता है पता है, बच्चे के मन में एक द्वंद्व आ जाता है, अरे सर ठीक है, अगर मैं आपको कह दूंगा इतने हैं, अरे बच्चे ही नहीं है, अपन तो नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ लेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा बता दूंगा तो घबरा जाओगे। तो वो चीजें जो हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है, हमें उन चीजों को कभी देखना नहीं चाहिए। ठीक है, आइएगा। कपिल गौतम जी, सिलेबस खत्म होने के बाद आपकी याद आई, पहले तो बड़ी परेशानी हो रही थी आपको है अब याद आने लगेगी। चलो, है सर सिलेबस नहीं करवा रहे हो, गौतम जी बहुत कमेंट किए हैं आपने। ठीक है, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए क्लोरोफॉर्म सोडा, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये समझ में ऑलरेडी आपको आ गया होगा। तो मेडिसिन सेक्टर जो होता है ना, वहां पर अधिकतर चीजों को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया पे करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ने नीचे एग्जाम्पल दिए गए। आप हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछते हैं ऐसे, वो यही पूछेंगे कि भैया रासायनिक यौगिक के निर्माण के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। यहां से प्रश्न बस इतना बनेगा कि रासायनिक यौगिक के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्त याद रखिएगा, मैन्युफैक्चर्ड ऑफ केमिकल कंपाउंड, है ना, याद रखिएगा, है ना। एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसके द्वारा किए जाते हैं, तो दोस्त वो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा किए जाते हैं, है ना। तो कंपाउंड आर, है ना, प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो कंपाउंड प्रिपेयर्ड होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा बनाए जाते हैं। चलो, ये चीज क्लियर हो गई क्या? हो गई हो तो बस आपको पता है क्या लिखना है, आपको यस भैया लिखना है। तो मैं अगली स्लाइड की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। विपिन जी यस, हिमांशु यस भैया, नेहा जी यस भैया, मिंत्रा जी यस भैया, राहुल जी यस, विपिन जी यस, ठीक है, अर्जुन जी यस, बहुत बढ़िया। चलो, सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बीच बीच में जिनके पहले आ जाते हैं उनके लिए जा सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कि सर ये क्या चीज होती है? देखो कुछ नहीं, सीरीज का मतलब, है ना, जैसे आप ये समझिए, एक के बाद कौन आता है कि सर दो आता है, दो के बाद कौन आता है कि तीन आता है, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात। ये एक क्या हो गई, एक श्रृंखला हो गई, एक सीरीज हो गई, जैसे रीजनिंग में पढ़ते हो ना, बस सेम। विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड के जो मानक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इसमें एक इलेक्ट्रोड थे, एक इलेक्ट्रोड मैंने यहां रखा, एक इलेक्ट्रोड मैंने यहां रखा, इन इलेक्ट्रोड को, है ना, बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि अब बढ़ता हुआ क्रम यहां क्या हो सकता है, देखो विद्युत है, तो विद्युत में क्या हो सकता है, विभव, भाई वो कितना करंट को अपने अंदर ले सकता है। तो विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखना, जैसे आपने एक के बाद क्या रखा, दो, दो के बाद क्या रखा, तीन, तीन के बाद क्या रखा, चार, चार के बाद क्या रखा, पांच। गिनती समझ में आई थी ना? ऐसे ही जैसे मान लीजिए इसका विभव पांच है तो इसका छह होगा, अगले वाले का सात होगा। ऐसा नहीं होगा कि छह के बाद पांच वाला आ जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता। ये हमेशा कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है ना सर, मैं तो चुप पढ़ता हूं, अच्छी बात है ना, सुधार हो गया। ठीक है, वो गौतम जी, गौतम नाम था, अब आप थे या कोई और था वो मैं नहीं जानता। ठीक है भाई कपिल, चलो, लेकिन हाँ मुझे याद जरूर है कि वो गौतम करके लड़का था। आइएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो। इसमें कुछ था ही नहीं, इनमें सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको बढ़ते हुए उनके जो पोटेंशियल मान होता है, जो विभव होता है, उसमें जमा देना, है ना, डिक्रीजिंग में नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बढ़ते हुए में जमा देना, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन आता है ना, उस तौर पर अगर हम जमा देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल। सर यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी किस क्रम में होती है, प्रश्न बन गया। तो आपका आंसर कैसा बनेगा दोस्त, याद रखिएगा, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ते क्रम में होती है। कैसी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ते क्रम में होती है। कैसी होती है, या विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑलवेज जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके जो विभव होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, तो याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, बढ़ते में होते हैं, कभी भी नेगेटिव में या फिर, है ना, ऊट पटांग नहीं हो सकती, जैसे दो के बाद एक आ गया, है ना, फिर तीन आ गया, फिर दो आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगला, इस श्रेणी के मध्य में हाइड्रोजन स्थिर होता है। क्या सर मतलब समझे नहीं? देखो, इन तत्वों को समझने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि एक तो इनको ये पढ़ा जाता है सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया या सबसे कम क्रियाशील कौन हो गया। ये इनके बीच में हाइड्रोजन को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है हाइड्रोजन को? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना, उसका इलेक्ट्रिक विभव जीरो होता है।
ये प्रश्न बन गया आपका कि किसका इलेक्ट्रिक विभव या किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद रखिएगा, जीरो होगा। तो किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, किसका विभव शून्य होता है, तो दोस्त याद रखिएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो होता है इसका विभव क्या होता है, जीरो होता है। मैंने इसकी एक इमेज बड़ी ढूंढ ढांड कर मैं लेके आया हूं, क्योंकि जब मैं इसको लिखता हूं तो ये शायद बच्चों को कम समझ में आती है, लेकिन जब इसकी एक इमेज, आपने मुझसे केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा क्रियाशील है ना धातु कौन सी होती है, हम लिथियम पोटेशियम को यूज करते हैं कि हाँ सर। यहां पर देखिएगा, ये सेम चीज आप यहां पर देखते हैं, ये देखो आपको यहां पर ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये बीचों बीच हाइड्रोजन आता है। आप जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, मैंने पेन रख दिया था यार कहीं ना कहीं, हाँ, जैसे ही आप ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से कहां जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। आप हाइड्रोजन से कहां जा रहे हैं, आप हाइड्रोजन से ऊपर जा रहे हैं। तो इनकी यहां पर क्या होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन या अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। इस तरह से ऊपर की ओर अभिक्रियाशीलता बढ़ना, और हाइड्रोजन से नीचे की डायरेक्शन में अगर आप आ रहे हैं ये, तो इनकी अभिक्रियाशीलता जो होती है वो कम होती है ना। हाइड्रोजन के ऊपर जैसे लेड हो गया, टीन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये जिस कंडीशन में यहां जमे हुए हैं, ये वास्तविकता में अभिक्रियाशीलता में जमे हुए हैं कि कैसे, तो ये है ना, याद रखना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इनका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, और नीचे की ओर में जाओगे, तो नीचे की ओर जाओगे तो अपचयन जल्दी होता है, रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये एक डायग्राम मैंने बना दिया, जो अभी आपने यहां पर पढ़ा ना, बढ़ते हुए क्रम में, और बीच में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन बिल्कुल बीच में है ना। ये एक सीक्वेंस होता है। अब ये आपको दो चार बार लिख कर याद करना पड़ेगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये एक्टिव है ना, याद रखो, एक्टिविटी सीरीज है ना। मोर इजीली ऑक्सीडाइज, ये सरलता से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इनका ऑक्सीकरण ज्यादा होता है। नीचे आओगे तो अपचयन बढ़ेगा, नीचे आओगे तो क्या बढ़ जाएगा, अपचयन बढ़ जाएगा। तो जैसे ऊपर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग का गुण बढ़ रहा है, नीचे आने पर क्या बढ़ जाएगा दोस्त, याद रखना, अपचयन बढ़ेगा, रिडक्शन बढ़ेगा। उल्टा कर दो इसका, नीचे आने पर क्या बढ़ रहा है, अपचयन। इंक्रीज, रिडक्शन, इंक्रीज, रिडक्शन। ये समझ में आई बात कि नहीं आई, वो गिनती होती है ना, एक दो तीन चार, वैसे ही है ये एरो हमेशा इंक्रीज को दर्शा रहा है ना दोस्त। याद रखना, किसी भी डायरेक्शन में जाओ इंक्रीज को, बीच में एक भी गलत डाला तो ये खराब हो जाएगा एरो। सर कुछ सुना दीजिए कि तेरे जाने के बाद वो मोहब्बत के दौर ना रहे, तेरे जाने के बाद वो मोहब्बत के दौर ना रहे, हम तो रहे लेकिन हम किसी और के ना रहे, हम तो रहे लेकिन हम किसी और के ना रहे। कॉपर का माइनस में नहीं बेटा, माइनस में नहीं होगा। यहां पर जीरो का मतलब आपको विभव जीरो है, माइनस में कभी विभव नहीं हो सकता। पोटेंशियल विभव को माइनस में कैसे दर्शाओगे आप, यहां है ना ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, इधर रिडक्शन बढ़ जाएगा। चलो अगली चीज, अब देखो, अब आप यहां पर जो देखेंगे, विद्युत अपघटन से सेल बनते हैं। इस सेल को मैं कई दिनों से आपको दिखा रहा हूं, 2 दिनों से तो दिखा ही रहा हूंगा, आज तीसरा दिन है।
और मुझे लगता नहीं कि आज भी ये पार्ट हो पाएगा, कल एमसीक्यू के साथ ही ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि हमारी स्पीड बड़ी स्लो है। ये सेल आपको जो दिख रहा है ना, ये सेल बिल्कुल इसी पद्धतियों पर बने हुए हैं, विद्युत अपघटन से बने हुए हैं। आइएगा, वह पात्र जिसमें विद्युत अपघटन की अभिक्रियाशीलता संपन्न होती है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्या कहलाता है ना? वह अभिक्रिया, वह पात्र जिसमें विद्युत अपघटन की, जैसे मान लीजिए एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो रही है, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल, या हम इसे इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। तो आप जो सेल वर्ड यूज करते हो ना, वो सेल वर्ड कहां से आया पता चला? जिसके अंदर विद्युत अपघटन की पूरी प्रक्रिया हो रही है, आप इसे सेल प्रोनाउंस करते हैं कि सर ये एक सेल है। तो ये सेल क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर वो सारे बवाल हो रहे हैं। तो जिस पात्र के अंदर बवाल होते हैं, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हाँ, हाइड्रोजन मूल बिंदु है। तो पीवाईक्यू करवा दीजिए। अरे बेटा करवाई तो रहे हैं आपको एमसीक्यू है। युवराज, अब तुम बीच क्लास में अभी आए हो, आपको पता भी नहीं है, शायद आप अभी तक क्लास में थे भी नहीं, आपने आके तुरंत कमेंट कर दिया, जबकि इसके जवाब मैं 2 बार पहले भी दे चुका हूं क्लास के अंदर, है ना? तो अगर आप शुरू से क्लास में होते तो आपको ये चीज ध्यान होती कि सर ने हमें इस बारे में क्या बोला है, प्रश्नों के बारे में। मैंने अभी बोला कि मैंने आपको उत्प्रेरक के प्रश्न करा दिए, मैंने आपको कैटलिस्ट के प्रश्न, मतलब कैटलिस्ट के करा दिए, मानव जीवन में रसायन के प्रश्न करा दिए। ये टॉपिक आपके प्रश्न में आपको कल करवाऊंगा। हर टॉपिक के बाद उसके 30-35 प्रश्न करवा रहा हूं यार, फिर भी है। चलो, यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किसको किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, है ना, और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि ये सेल हमने ले लिया और इसने डायरेक्टली करंट फ्लो कर दिया। सबसे पहले इसके अंदर विद्युत ऊर्जा डाली जाती है, और वो विद्युत ऊर्जा बाद में केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती है। तो विद्युत ऊर्जा को कहाँ स्टोर कर लिया? रासायनिक ऊर्जा। और जब हम इनका उपयोग वापस से करते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो शुरुआती जो दौर होता है, चलिए ठीक है। तो भैया यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और जब इनका उपयोग करते हैं तो ये वापस है। तो हमने क्या पढ़ा? विद्युत अपघटनी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं हम उन्हें इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्युत अपघटन की जो प्रोसेस होती है, जब हम इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा को, याद रखिएगा, ये हमारा क्या होता है भैया? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो छड़ के ऊपर वो कैथोड होता है, जिसपे नेगेटिव हो वो एनोड होता है। तो हम इस तरह से इनको देखते हैं। तो भैया पॉजिटिव वाला क्या होता है? हमारा कैथोड होता है, और नेगेटिव वाला हमारा क्या होता है? एनोड होता है। इस तरह से हम इनको देख लेते हैं। अभी हमें इनको नहीं पढ़ना भाई। इन सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसे सेल को विद्युत अपघटनी सेल, या हम क्या कहते हैं, या विद्युत अपघटनी सेल, या इंग्लिश में, है ना, याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रिक सेल भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरी चीज दोस्त याद रखिएगा, है ना, यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। मैं सब सेल पढ़ाऊंगा बेटा, सब प्रकार की सेल पढ़ेंगे, आप मत घबराइए, है ना। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो, कुछ नहीं था इसमें, बड़ी सरल चीज थी, है ना। विद्युत अपघटन की क्रिया से जो सेल बनते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। विद्युत अपघटन की अभिक्रिया से, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से जो सेल बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं, विद्युत अपघटनी जो सेल होते हैं, वो कौन सी ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये स्लाइड समझ में आई? सर लेक्चर में सेल, अरे बेटा क्यों? मैंने बोला क्या ये क्लास खत्म हो गई? मैंने बोला टॉपिक खत्म हो गया? अभी तो सेल शुरू भी नहीं हुआ तुम्हारा, नहीं पढ़ाएंगे क्या है? पहले से कोई चीजों का अनुमान मत लगाया करो, बड़ा गंदा अनुमान होता है वो। किसी के बारे में हमारे मन मस्तिष्क में नेगेटिव छवि भी डाल सकता है, पूर्वानुमान कभी नहीं लगाना। चलो, इसमें धातु की 2 छड़ें विद्युत अपघट्य में डूबी रहती हैं। क्या इसमें आपको 2 छड़ें दिख रही हैं? कि हाँ सर, 2 छड़ें इस विद्युत अपघट्य के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर डूबी हुई रहती हैं।
तो दो छड़ें डूबी रहती है जिन्हें किसी बैटरी के ध्रुव से जोड़ा जाता है। ये देखो, ये ऊपर जुड़ी हुई है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। एक वाला हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये जो दोनों होती हैं, ये किसी न किसी से ये जुड़ी होती हैं। तो दो छड़ होती हैं, इन्हें हम किससे जोड़ते हैं? विद्युत से जोड़ते हैं। ठीक है, आइए। नहीं बेटा, सिंपल नहीं था ये, तो मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई, ये सेल क्या होता है। अब आते हैं सेल के अंदर, इस सेल के बारे में अब पढ़ना शुरू करेंगे। अभी पढ़ा थोड़ी उसके बारे में, खत्म थोड़ी हुआ। इसमें धातु की दो छड़ें विद्युत अपघट्य में डूबी रहती हैं जिन्हें किसी बैटरी के ध्रुव से जोड़ा जाता है। तो वो बाहर आपको दिख रहे थे। धन सिरे से जुड़ी छड़ को धन इलेक्ट्रोड या एनोड कहते हैं। पॉजिटिव पार्ट से जो जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और जो नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड रहता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई कैथोड कहते हैं, है ना। ऋण सिरा जो होता है, ऋण सिरे से जुड़ी छड़ को क्या कहा जाता है ना, याद रखिएगा, उसे कैथोड कहते हैं। तो दोस्त याद रखना, जो भी हमेशा धन सिरे से जुड़ा होगा उसे एनोड कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव से और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव कैथोड होगा और नेगेटिव आपका क्या होगा? एनोड। तो जो धन सिरे से जुड़ा होता है उस धन इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, और ऋण सिरे से जुड़े छड़ को हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। उम्मीद है कैथोड एनोड तो मैं आपको शुरू में ही बोल के आ गया था कि अब सेल चल रहे हैं। शुरुआत के लेक्चर में, पहले दूसरे लेक्चर में ही मैंने कैथोड एनोड आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। और कैथोड और एनोड अब आपके माइंड में वो फिट होना चाहिए। नहीं है तो एक बार अपने नोट्स को खोल करके पुराना पढ़ लो कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, क्योंकि यही चीजें बार बार रिपीट होने वाली है। इसमें धातु की दो छड़ें विद्युत अपघट्य में डूबी रहती हैं जो बैटरी से जुड़ी होती हैं। धन सिरा जिससे जुड़ा होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, और नेगेटिव या ऋण सिरा जिससे जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। सिंपल सी बात। पॉजिटिव जिससे जुड़ा होगा वो एनोड, और नेगेटिव जिससे जुड़ा होगा वो कैथोड होगा, है ना। ये दो टर्म यहां पर आपको ध्यान रखनी है। क्या एग्जाम में प्रश्न आ गया कि बैटरी के अंदर नेगेटिव सिरा जिससे जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? बताओ, पूछा जाता है। सिंपल प्रश्न है लेकिन कठिन है, तो भैया उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। अगला, जब बैटरी द्वारा विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है, बैटरी मतलब ये यहां से जब करंट जो होगा भैया, सीधी सी बात है, वो इसके अंदर फ्लो होता है ना। अंदर की ओर में मान लीजिए इस तरह से आप फ्लो करवाते हैं, तो ये जो करंट का फ्लो अंदर हो रहा है, इससे क्या चीज देखने को मिलती है? तो कैथोड पर धन आयन, कैथोड के ऊपर कौन से? धन आयन, तथा एनोड पर कौन से? दोस्त याद रखिएगा, एनोड पर कौन से? ऋण आयन का जमाव होने लगेगा। कैथोड के ऊपर कौन से आएंगे? धन आयन, है ना। इस बैटरी के अंदर अगर आप देखोगे, इस बैटरी के अंदर आप देखोगे तो कैथोड वाला है। चलो मैं थोड़ा सा कलर डायग्राम आपको दिखा देता हूं, नीचे कहीं ना कहीं होगा एक आध और। ये देखो, है ना, सेल दूसरा है ये एनोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एनोड, है ना। ये हिस्सा आपका क्या है? एनोड का है। ये हिस्सा किसका है? एनोड का। और एनोड के ऊपर यहां पर जिंक आया। कौन आया? Zn आया। तो ये Zn यहां पर आ रहा है, ये जिंक की बनी हुई है। तो भाई यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपका एनोड वाला हिस्सा था, और एनोड के ऊपर हम नॉर्मली नेगेटिव चार्ज मानते हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? क्या सर? पॉजिटिव वाला आएगा। दूसरा आपका कैथोड वाला हो जाएगा, हालांकि ये सेल दूसरा है, ठीक है। तो जिसमें कैथोड और एनोड सिर्फ दो ही होते हैं, उनको यहां पर लेते हैं। ये सेल दूसरा है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको वहीं लेके चलता हूं वापस, ठीक है। तो एक कैथोड वाला हिस्सा होता है, एक एनोड वाला होता है ना। जैसे इसके ऊपर क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन के ऊपर कौन सा? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर यहां पर सोडियम आ रहा है, Na+। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिसके ऊपर पॉजिटिव वाले पार्टिकल इकट्ठा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव वाले पार्ट इकट्ठा होते हैं, कैथोड पर क्या कहलाएगा? वो कैथोड कहलाएगा। कैथोड के ऊपर धनायन वाले, जैसे सोडियम जिसके ऊपर इकट्ठा हुए थे, है ना। एनोड के ऊपर कौन से इकट्ठा हो रहे हैं? भाई क्लोरीन जैसे नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव कहां पर इकट्ठा होते हैं? इनके ऊपर। क्या ये चीज आपको यहां क्लियर है? इस प्रकार एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ये प्रश्न आपको पूछते हैं कि जब, है ना, प्रश्न बन गया यहां से, दोस्त याद रखिएगा, यहां प्रश्न बन गया आपका कि विद्युत अपघटनी सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड के ऊपर, है ना, धनायन का आना, है ना, कैथोड के ऊपर धनायन का आना किस चीज को दर्शा रहा है? तो इस प्रकार एनोड पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण। कैथोड पर धनायन का आना अपचयन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अपचयन की क्रिया, ठीक है। और एनोड के ऊपर किसका आना?
धनायन का आना दोस्त याद रखिएगा, एनोड के ऊपर किसका आना, एनोड के ऊपर ऋण आयन का आना किसको दर्शा रहा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है नेगेटिव चीजों का जुड़ना। तो नेगेटिव एनोड पे क्या जुड़ा था, ऋण आयन जुड़ा था, तो नेगेटिव चीज का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। आप इसको ऐसे याद रखो, ऑक्सीडेशन जब भी आए O2 का जुड़ना। O2 के ऊपर कौन सा, ऑक्सीजन कैसी होती है, नॉन मेटल, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जब भी कहीं पर ऑक्सीडेशन होगा समझ लेना वहां नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा। जैसे एनोड पर कौन जुड़ा, ऋण आयन जुड़ा, तो ऋण आयन का जुड़ना इस बात को दर्शा रहा है कि एनोड का ऑक्सीडेशन हुआ। कैथोड के ऊपर क्या जुड़ा था, क्या सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है भाई, सिंपल सी बात हो गई कि कैथोड का यहां क्या हुआ, अपचयन। अब देखो, आप फिर से ध्यान रखना, जब जब एनोड के ऊपर ऋण आयन आता है, जब जब एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, हम कहेंगे एनोड का ऑक्सीडेशन हुआ है। जब जब कैथोड, ये परमानेंट होगा, ऐसा नहीं है कि किसी में बदल जाएगा भाई, हमेशा नर मादा, मादा नर के प्रति आकर्षित होती है। आपने ये चीज नोटिस की है, आपने ये पढ़ा है, आप जानते हैं। इसी तरह से एनोड के पास में हमेशा नेगेटिव वाला ही आएगा और कैथोड के पास में हमेशा पॉजिटिव वाला ही आएगा। ये ऑलवेज, ये सत्य है, ये सतत है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत आपको, क्या यहां तक कोई परेशानी आपको? बताइए, यहां तक कोई परेशानी? मैं हर चीज के ऊपर गोले इसीलिए बना रहा हूं, है ना, कि ये प्रश्न है, ये जिनके ऊपर डब्बे बना देता हूं ना, याद रखना वो प्रश्न बन सकते हैं। क्या आप यहां तक सभी मेरे साथ हैं, यहां तक चीजें क्लियर हैं आप सभी को? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। थोड़े से कमेंट सभी करें, है ना, 15-20 बच्चों के तो आ गए हैं, आप और कर दीजिए थोड़े बहुत। चलो, ठीक है, इसके आगे बहुत है यार। ठीक है, कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा। चलो, कोई बात नहीं, कल नहीं होगा तो परसों होगा। एक दिन ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अब मैं चाहूँगा इजाज़त आप सभी से। अगर मान लीजिए कल इसके एमसीक्यू, ये टॉपिक होगा तो ही एमसीक्यू हो पाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम मंडे के दिन कर लेंगे उन एमसीक्यूज को। तो पहले जरूरी है टॉपिक पूरा होना। ओके, चलिए, उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।